ट्रिग्नोमेट्री में त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने सर्वांग समता की परिभाषा बताया था कि वैसी दो आकृति जो अगर एक दूसरे को ढक लेती है पूरा पूरा तो उसे सर्वांगसम आकृति कहा जाता है। जैसा कि बताया गया था कि अगर दो 5 रुपए का सिक्का अगर हो, अगर एक ही साइज का दो 5 रुपए का सिक्का अगर हो और ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे को ढक लेते हैं तो इनको सर्वांगसम आकृति कहा जाएगा। उसी तरह से बोला गया था कि अगर मान लिया कि कोई अगर रेखाखंड है 2 सेंटीमीटर का ये भी है और एक वाव उसी तरह का 2 सेंटीमीटर का है, तो चूंकि ये लंबाई में बराबर है, चौड़ाई एक जैसा है, तो ये एक दूसरे को जाहिर से है कि ढक लेंगे। ऐसी आकृति को सर्वांगसम कहा जाता है और इनके बीच में जो संबंध दर्शाते हैं उसी को सर्वांग समता बोला जाता है। त्रिभुज भी इसी प्रकार से सर्वांगसम होते हैं। जब अगर दो त्रिभुज को अगर आपस में ऐसे उठा करके इस पे रख दिया जाए, ये अगर पूरे ढक ले तो ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम होंगे। और इनके बीच में जो संबंध होगा, संबंध क्या होगा, यदि अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाए तो उनकी संगत कोण, जैसे ये कोण इस कोण का, ये कोण इस कोण से बराबर और ये कोण इस कोण से बराबर हो जाएगा, ये भुजा इससे बराबर हो जाएगी, ये भुजा इससे बराबर हो जाएगा, ये भुजा इससे बराबर हो जाएगा। इस तरह से अगर ये एक दूसरे के संगत तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तीनों भुजा बराबर हो जाएंगे, तो आपस में ये संबंध सर्वांग समता कहलाएगा। त्रिभुज सर्वांगसम होने का मतलब हुआ कि अगर एक दूसरे को ढक ले, सर्वा अंग सम माने सभी अंग बराबर। और सर्वांगसम होने के लिए संबंध जो बीच में है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, संगत कोण तीनों और संगत भुजा तीनों आपस में बराबर, ये संबंध जो है इसी को हम सर्वांग समता कहते हैं। और त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए ये आपके सामने 5 नियम लिखे गए हैं। मुख्य 4 नियम है और एक उप प्रमेय होता है जो इसी पर दूसरे वाला पर आधारित है। पहला है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता अभिगृहित। अभिगृहित मींस एक्जिम, जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यह एक सिद्ध कथन है। आपको अभिगृहित के बारे में बताया गया है, प्रमेय के बारे में बताया है, लेकिन दोबारा समझा देते हैं। यदि अगर कोई ऐसी कथन हो जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सिद्ध है, तो हम उसको अभिगृहित कहते हैं, अंग्रेजी में एक्जिम बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा कथन है जो अभिगृहित के मदद से, अभिगृहित के मदद से सिद्ध किया जाता है, तब हम उसको प्रमेय कहते हैं। तो यहाँ दूसरा है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय। तीसरा है भुजा 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 में साइड 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 सर्वांग समता प्रमेय। और चौथा है समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता प्रमेय। पांचवा है कोण कोण भुजा एंगल एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी उप प्रमेय। ये उप प्रमेय है, समझ रहा है, प्रमेय नहीं है, उप प्रमेय है। क्यों? क्योंकि यह इसी दूसरा वाला का बदला हुआ रूप है। कोण भुजा कोण, इसमें भी 2 कोण है और इसमें भी 2 कोण है, केवल आगे पीछे है। तो इसमें विशेष रूप से हम अंत में बात करेंगे। पहले हम लोग, ये तो कल चर्चा हो गया कि इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें बता देना है कि अगर 2 त्रिभुज है, अगर इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AD, मान सपोर्ट यहाँ देखिए AB बराबर DE बराबर है, यहाँ पर AC बराबर DA बराबर है, इसको अंतरित करने वाला कोण एंगल A एंगल D के बराबर अगर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। यह व्याख्या हो गया कि अगर ये मान ले कि 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, आइए अगर है 5 सेंटीमीटर का, यह 5 सेंटीमीटर, दोनों के एंगल जो है करस्पॉन्डिंग A और D आपस में 50 डिग्री हुए, 50 डिग्री हुए, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। थोड़ा नीचे उतार दो। तो अब ये बात हो गई थी, इसको समझ लिए हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, मिटाना नहीं, दूसरा जो पॉइंट देख रहे हैं, कोण भुजा कोण माने एंगल साइड एंगल सर्वांग समता प्रमेय, इस पे बात करने जा रहे हैं। कैसे ये प्रूफ होता है? तो ये 3 स्थिति में प्रूफ होता है। पहली स्थिति अपने समझ लीजिए, देखिए इसमें मैटर यही रहता है कि त्रिभुज ABC और DE, आपकी जगह इसके जगह पर आप दूसरा नाम भी रख सकते हैं त्रिभुजों को, PQR रख सकते हैं, LMN रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं।
तो यहाँ साफ ये बात हो रहा है कि एंगल साइड एंगल मतलब कि दो त्रिभुजों का संगत कोण बी बराबर ई, सी बराबर एफ और उसको अंतरित करने वाली भुजा बी सी बराबर ई एफ, ऐसे अगर बराबर हो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला हो बराबर, यहाँ से भी हो सकता है। ए बराबर डी, बी बराबर ई, ए बी बराबर डी ई, जिस कोण के होगा उसके बराबर भुजा होगा वैसे बराबर होगा। इधर से भी कोई कह सकता था कि ए बराबर डी, सी बराबर एफ और इससे अंतरित करने वाली भुजा ए सी बराबर डी एफ अगर दिया रहेगा तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। बराबर नहीं, सर्वांगसम बोल रहे हैं मेरे। ये कैसे दिया है, इसका साधारण प्रतिज्ञा की यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतरित भुजा मतलब बीसी इस चित्र के अकॉर्डिंग दूसरे के मतलब इसके दो संगत कोण हो और उसकी अंतरित भुजा के बराबर हो, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। अब कैसे बनाना है ध्यान से आप समझो। विशेष प्रतिज्ञा या गिवन डेट में कि मान लिया कि एबीसी और डीईएफ दो को त्रिभुज है, जिसमें हमने मान लिया है कि बी बराबर ई है, सी बराबर एफ है और बी सी बराबर ई एफ है। आप इधर से भी मान सकते हैं, इस पे भी मान सकते हैं, इधर वाला भी मान सकते हैं। समझ रहा है? सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी सर्वांगसम हो डीईएफ का, सर्वांगसम का ही चिन्ह होता है। आप जब प्रूफ करने जा रहे हैं उपपत्ति जिसको कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर बातें आ रही है कि अब तीन कंडीशन होगा। पहले तो दो कंडीशन होगा कि यदि दो त्रिभुज हम लिए हैं, अगर आप ए बी बराबर अगर डी ले ले, इधर तो है ये है हमारा, अगर ए बी बराबर डी ले ले तो ऐसे ही साइड साइड बराबर हो जाएगा। अब एंगल एंगल बराबर हो जाएगा। अभी साइड बराबर देवल है ये है। अगर हम रचना से दोनों त्रिभुज को ए बी बराबर डी ले लें यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इस साइड से साइड बराबर हो जाएगा, ये एंगल से ये एंगल बराबर हो जाएगा और इस साइड से इस साइड बराबर हो जाएगा। साइड एंगल साइड कहाँ आ गया? ये वाला अभिगृहत पर आ गया कि नहीं आ गया? बार बार बोल रहे हैं कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम अभिगृहत का मदद लेते हैं, सिद्ध कथन का मदद लेते हैं। प्रमेय वही शब्द है कि एक ऐसा कथन जिसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे कथन का मदद लिया जाता है या दूसरे कथन की मदद से सिद्ध किया जाता है, उसको प्रमेय कहते हैं। और अंक वाला रहता है तो निर्मेय होता है, बताया है ना। तो यहाँ इसमें यही बात हो रहा है कि अगर ये साइड बराबर ले ले तब तो साइड एंगल साइड से इसी सर्वांगसम हो जाएगा। तो यह दो कंडीशन पहले होगा कि यदि अगर ए बी डी का बराबर हो या फिर ए बी डी का बराबर नहीं हो, यही ना दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन में अगर हुआ तब तो ऐसी सर्वांगसम हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है कि ए बी और डी आपस में बराबर नहीं हो। अगर ए बी डी आपस में बराबर नहीं हो तो या तो ए बी डी से बड़ा हो या फिर ए बी डी से छोटा हो। ए बी डी से बड़ा हो या फिर ए बी डी से छोटा हो, यही ना हो सकता है। बराबर नहीं होगा तो या तो ये बड़ा हो सकता है या तो ये बड़ा हो सकता है, यही तो वो कंडीशन होगा। ये तीनों कुल मिलाकर तीन कंडीशन होता है और तीनों कंडीशन से हम इसको प्रूव करते हैं। तो विरोधाभास से प्रूव करते हैं कि हम कोई बात को ले जाते हैं करके कि हाँ ऐसे होगा, और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होने के लिए ऐसे रहना पड़ेगा तब जाकर होगा। तो इसको कहते हैं विरोधाभास। मतलब उस तरह से अपने आप को रख करके और फिर अपने आप को प्रूव करना कि नहीं ये गलत है इसलिए ऐसा होना चाहिए। सुना रहा है? इस आधार पर इसको सिद्ध किया जाता है। तो पहली बात आ गई है कि ए बी बराबर अगर डी ले ले या ए बी इज नॉट इक्वल टू डी ले ले, तो पहली स्थिति में ए बी और डी बराबर ले लिया जाए तो ऐसे ही साइड एंगल साइड से ही प्रूफ हो जाएगा। लिख भी दिए हैं, समझ रहा है। अब आइए विस्तार से इधर देखते हैं। इधर आके यहाँ पर खड़ा होकर समझिए कि यदि ए बी और डी बराबर नहीं हो, ये दोनों आपस में बराबर अब नहीं हो। अगर बराबर होता तब तो ऐसे प्रूफ हो जाता, लेकिन बराबर ये दोनों नहीं है। अब क्या है, ए बी से बड़ा ले लिए है डी को। ए बी से क्या ले लिया है? बड़ा डी को ले लिया है। समझना है मैटर को, डी को ले लिया। अच्छा, अब रचना में क्या किया है कि ठीक है डी जब बड़ा है तो एच एक ऐसा बिंदु ले लिए डी पर इसके बराबर, ए बी के बराबर ऐसा एच बिंदु लिए कि ए बी के बराबर आ गया, एच ई ले लिए। समझ में आ रहा है? अब एच को मिला दिए कहाँ? एफ से। ये रचना ले लिए हम, है कि नहीं है? अब हम क्या किए, ये रचना में हमने लिया है एच एक ऐसा बिंदु लिया है डी पर एच एक ऐसा बिंदु लिया है जो ए बी बराबर एच ही हो, क्योंकि डी तो बड़ा ले लिए है।
अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में आपको चलनी है, समझना है। ए बी सी, अब एच ई एफ में जाना है। पहले से क्लियर है कि बी ई के बराबर है, बी सी इसके बराबर है, सी पूरा एफ का बराबर है, पहले से क्लियर है क्योंकि वो तो दिया हुआ है, समझ रहा है, वो दिया हुआ है। लेकिन हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों सर्वांग सम हो, तो ये तो इससे प्रूफ हो नहीं रहा है। इसको हमको कहाँ ले जाना है, साइड एंगल साइड पर ले जाना है, तभी तो वो प्रूफ होगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि ए बी सी और एच ई एफ में जाएंगे, ई छोटका में और ई वाला में जाएंगे। आ रहा बात समझे? तो ए बी बराबर एच ई रचना से लिया है कि नहीं लिया है? अच्छा, एंगल बी बराबर ई, ये तो पहले से दिया हुआ है। बी सी बराबर ई एफ, ये भी तो देवल है। तो इसका मतलब कि ए बी सी और एच ई एफ सर्वांग सम हुआ, साइड एंगल साइड से हुआ ना, ये दोनों सर्वांग सम। बड़का के छोड़ो, छोटका दोनों हुआ ना सर्वांग सम। अच्छा, दोनों जब सर छोटका ई दोनों सर्वांग सम जब हो गया, तो जब ई दोनों सर्वांग सम हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ए सी बी एंगल एच एफ ई के बराबर है ना। यहाँ पर जब ई छोटका हो गया इसको से सर्वांग सम, तो ई वाला एंगल इसके एंगल के बराबर आ जाएगा। लेकिन दिया हुआ है पहले से कुछ ही, बड़का ए सी भी पूरा इसके बराबर है, डी एफ ई के बराबर है। देवल देवल की देवल है, उसमें बताया गया था ना कि वो त्रिभुज का ये कोण पूरा बराबर दिया हुआ इसका। लेकिन अभी हम जब करें अंदर तो ई वाला आ गया, ई वाला आ गया इसके बराबर, समझ में रहा है। तो ई वाला आ गया, तो इसका मतलब है कि ई एक तरह से हम जब देख रहे हैं कि ई बराबर है इससे का, ई बराबर है पूरा बड़कों के, तो ई दोनों एक छोटका और बड़का दोनों आपस में बराबर हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। एक ही में दो कोण छोटा बड़ा बराबर कैसे हो सकता है? वो तबे जब बराबर होगा जब ये एच जाकर के डी पर ढक लेगा। ये एच जो है से ऐसे चल जाएगा एकरा पर, तब जाकर के ये दोनों कोण बराबर होगा। एक ही में एगो छोटा कोण और एक ही में एगो बड़ा कोण, तो ये दोनों आपस में तो बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तभी होगा जब यही एच यहाँ से ढक लेगा डी को, मतलब एच को अलग नहीं होना पड़ेगा, डी पर ही आना पड़ेगा, अर्थात डी बराबर ए बी होना पड़ेगा या होगा, तभी वो दोनों कोण बराबर होगा। यहाँ पर हम लोगों ने कोण को देखा कि बराबर आ रहा है, बराबर तभी हो सकता है जब एच कहाँ जाएगा, डी पर। इसलिए हमको एच ही कहना उचित नहीं होगा, ए बी के बराबर कौन होना चाहिए, डी। और जब ए बी और डी बराबर हो जाएगा तो इस साइड से साइड हो गया, एंगल से एंगल, अब बीसी से ई एफ एक साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। यहाँ त्रिभुज एबीसी को डी एफ लिख दिए। वही चीज यहाँ पर लिखा गया कि एबीसी एच एफ में गए, ए बी बराबर एच ई लिए, एंगल बी बराबर एंगल ई, है ना, बी सी बराबर ई एफ, अतः साइड एंगल साइड से एबीसी और एच एफ सर्वांग सम, अभी समझाए थे ना। लेकिन अब इसलिए ए सी बी बराबर एच एफ ई, है ना, लेकिन दिया है कि ए सी बी बराबर डी एफ ई, इसलिए एच एफ ई छोटका एच एफ ई बराबर होगा डी एफ ई का, और यह तभी संभव है जब एच डी को ढकेगा, इसलिए ए बी बराबर डी होना चाहिए। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम डी ई एफ, कौची से, एस से एस ए, सीपीसीटी शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, समझ रहा है, सर्वांग समता अभी गृहत से आ रहा बस समझ में। अब तीसरी स्थिति में आ जाओ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू, अभी भी एक और है उसमें, एक हाँ बोले थे ना कि ए बी से डी बड़ा हो गया, अभी ए बी ही बड़ा कर देंगे डी से, समझ रहा है। तब ए बी डी से बड़ा कर देंगे तो क्या करेंगे, डी को बढ़ा करके एच ले जाएंगे, उसके बराबर, किसके बराबर, ए बी के बराबर। ए बी के बराबर ले लेंगे डी से आगे बढ़ा के एच तक, जब एच तक ले लेंगे तो अब कहेंगे, अब एच से को मिला देंगे, तो अब कहेंगे कि ए बी हमने एच ई के बराबर ले लिया है, तो अब इस त्रिभुज में जब जाएंगे ए बी सी और एच ई एफ बड़का में, है ना, अब इसके तो छोटा मान लिया है, छोटा माने तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो बाहर बढ़ा करके एच लिए ऐसा कि ए बी के एच ई बराबर हो जाए। तो अब हम बड़का इसमें जा रहे हैं ए बी सी और एच ई एफ में, तो क्या होगा कि जो ए बी बराबर होगा एच ई, अब एंगल बी बराबर ई पहले से है, अब बी सी बराबर ई एफ भी पहले से है, तो साइड एंगल साइड से ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा एच ई एफ का, बड़का का, डी का नहीं, एच ई एफ का। अब सर्वांग सम जब होगा तो ए बी ए ई वाला एंगल जो है ए सी भी
वो जब सर्वांग होता है तो कोण भी बराबर हो जाता है संगत सब। तो एच ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल किसका, एच एफ ई का, एच एफ ई का। अब लेकिन पहले से दिया किसका है बराबर, ए सी बी बराबर दिया है डी एफ ई, ई न डबल है बराबर इसका, लेकिन अभी लाया है कुछ बड़का का, उसमें छोटका वाला तो इसमें बड़ा हो गया, तो बड़का और छोटका दोनों आपस में फिर बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर बड़का छोटका तबे न होगा जब ये एचवा घसक के दीवा पर आएगा, है कि नहीं है, उसको तो बाहर रहना मुनासिब नहीं है, इसीलिए फिर इसको एच को कहाँ आना पड़ेगा, डी पर। इसीलिए अब एच ही न रह के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ए बी और डी बराबर हो जाएगा। जब ए बी डी बराबर होगा तो साइड से साइड, एंगल से एंगल, साइड से साइड। फिर हम अभी गृहत पर आ गए और उसके मदद से हमको त्रिभुज एबीसी सर्वांग डी ई एफ हो गया। इस तरह से तीन स्थिति में हमने देखा कि एबीसी सर्वांग है त्रिभुज डी ई एफ का। प्रूफ हमने किया क्या, एंगल साइड एंगल, लेकिन मदद लिया किसका, साइड एंगल साइड का, बार बार समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमने बात कहा है। तीसरी स्थिति में ए बी इज नॉट इक्वल टू डी, जहाँ ए बी को मैं बढ़ा लेता हूँ डी से। रचना में मैं कहा हूँ कि ई डी के बड़े भाग को, बड़े हुए भाग को एच इस तरफ मिलाया जाया जाता है कि ए बी बराबर एच ई हो, है ना। अब त्रिभुज ए बी सी और एच ई एफ में, है ना, ए बी बराबर एच ई, कोण बी बराबर कोण ई, और बी सी बराबर कोण ई एफ, है कि नहीं है। अरे ये साइड एंगल साइड से सर्वांग हो गया ए बी सी और एच ई एफ, और इसलिए ए सी बी बराबर आ गया एच एफ ई, जो बात बोले वही लिखे हैं। फिर ए सी बी बराबर डी एफ ई दिए हैं आप, तो डी एफ ई एच एफ ई बराबर होगा। यह तभी संभव है जब एच डी पर आएगा या ढकेगा, अर्थात ए बी बराबर डी बी होना चाहिए, इसलिए डी होना चाहिए। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग डी एफ, यहाँ भी साइड एंगल साइड से, समझ रहा है, साइड एंगल साइड से, अभी गृहत से। ऐसे तीन स्थिति में, पहला दूसरा तीसरा, इसको पहला मान लिए थे, इसको दूसरा मान लिए थे, इसको तीसरा, तीनों स्थिति में त्रिभुज एबीसी सर्वांग डी ई एफ, इस तरह से हमने इसको प्रमेय को सिद्ध कर दिया है।